नमस्कार। आप सभी का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हम आपके लिए एक ऐसा अध्याय लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप आसानी से इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। ड्यूरिंग टू लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें हिंदी से अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से हिंदी में वाक्य बनाने के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है। तो सर कुछ ऐसे आसान तरीक़ों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कीजिए ताकि हम इन दोनों फॉर्मेट में ट्रांसलेशन करना सीख पाएँ। तो बच्चों और विद्यार्थियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज हम एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जिसमें ना तो आपको किसी ग्रामर की ज़रूरत होगी, ना किसी हार्ड नियमों की ज़रूरत होगी। आप बिना जटिल नियमों के और बिना ग्रामर की सहायता से केवल एक आसान पद्धति के द्वारा आप किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश हो, चाहे वो इंग्लिश टू हिंदी हो, दोनों ही फॉर्मेट में आसानी से आप ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिक जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी फॉर्मेट में ट्रांसलेशन करेंगे तो केवल आपको पहली जानकारी ये रखनी है कि बेसिक जो कंसेप्ट होता है, बेसिक जो जानकारी होती है वो होती है वर्ड मीनिंग। आपको प्रत्येक अक्षर की वर्ड मीनिंग, प्रत्येक शब्द की हिंदी में और इंग्लिश में उसका अर्थ आपको जानना आना ज़रूरी है। अगर वो आ जाए तो आप इस मेरे फॉर्मूले के द्वारा 80% किसी भी फॉर्मेट में ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। तो अब समय को ना गवाते हुए हम जल्दी से पाठ की शुरुआत करते हैं और बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल रखूँगा हिंदी टू इंग्लिश। आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा और हम उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से हिंदी टू इंग्लिश फॉर्मेट में आप ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वह घर पर टीवी देखती है। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाता हूँ। हम खेतों में मज़दूरों के साथ खेती कर रहे हैं। आप अपने माता पिता के लिए कुछ खरीद सकते हो। उसे अगले साल अपने मित्रों से मिलना चाहिए। ये जो पांचों एग्जाम्पल देख रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स में टेंस और मॉडल के सेंटेंस हैं और इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। आप ध्यान से देखिए हिंदी के वाक्य को। वह घर पर टीवी देखती है, कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले देखिए, वह घर पर टीवी देखती है, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद हमने इंग्लिश में कैसे किया। वह को अंग्रेजी में कहते हैं शी। वह उस वाक्य में सब्जेक्ट है, करता है, तो हमने यहाँ भी इसे सब्जेक्ट के रूप में रखा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो हिंदी का करता है उसे आपको अंग्रेजी का कर्ता बनाना है। हिंदी के वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसे अंग्रेजी के वाक्य का सब्जेक्ट बनाना है, सेम टू सेम। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो हिंदी का अंतिम शब्द होता है, अंतिम अक्षर होता है, जैसे इसमें अंतिम अक्षर है देखता। देखने को अंग्रेजी में कहते हैं लुक। हमने लुक्स लगा दिया। क्यों लुक्स लगाया, क्योंकि सीता एक वचन है। वो चीज़ मैं आपको टेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ हम मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं डीपली नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, पहला काम तो सब्जेक्ट को देखना है। जो सब्जेक्ट है वही आपको इंग्लिश में रखना है। उसके बाद हिंदी के सेंटेंस का जो अंतिम शब्द है उसको आपको दूसरे नंबर पर रखना है। तो इसमें था देखता है, तो हमने लिख दिया लुक्स। अब आपको पीछे से स्टार्ट करना है। देखने के पहले क्या है, टीवी, तो आपको टीवी अंग्रेजी में रखना है। उसके बाद क्या है, घर पर, तो घर पर को इंग्लिश में बोलते हैं एट होम। तो क्या किया हमने, वापस देखिएगा, जो हिंदी का सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वही हमने अंग्रेजी का सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद क्या किया, जो हिंदी का अंतिम शब्द है हम उसे दूसरे नंबर पे लेके आए अंग्रेजी के वाक्य में, और फिर उसके बाद जो पीछे से पीछे दिया गया है उसको हम अंग्रेजी में आगे से आगे सेट करते जाएंगे। मुझे लगता है आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया। हम चलो इसको दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाता हूं। इस हिंदी के वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, तो हमने अंग्रेजी के अंदर बनाया मैं को लिख दिया आई। सेम टू सेम हो गया। अब हिंदी के लास्ट में चलते हैं। हिंदी के वाक्य में हिंदी का अंतिम वाक्य का अंतिम शब्द है जाता हूं, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गो। जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो। देखो मैंने आपको क्या बताया था, वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बाकी कंसेप्ट ऑटोमेटिक होता जाएगा। हिंदी का जो अंतिम शब्द है हमने उसको अंग्रेजी में दूसरे स्थान पर रखा, गो टू। अब उसके पहले क्या है, पिकनिक पर,
तो हमने लिखा उसको टू पिकनिक। क्या लिखा? टू पिकनिक। उसके बाद क्या अंतिम शब्द? उसके पहले का शब्द क्या है? दोस्तों के साथ। इसे कहते हैं विथ माय फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो तीसरे एग्जाम्पल को देखिए। हम खेतों में मजदूरों के साथ खेती कर रहे हैं। हम उसका सब्जेक्ट है, तो हमने इंग्लिश का सब्जेक्ट बनाया वी। हम और वी दोनों सब्जेक्ट है, सेम टू सेम कर दिया। अब हम खेतों में मजदूरों के साथ खेती कर रहे हैं, तो अंतिम शब्द क्या है? रहे हैं। रहे हैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर। तो हमने आर लिख दिया। अब उसके पहले क्या है? खेती करना। खेती करने को क्या कहते हैं? फार्मिंग। उसके पहले चलो मजदूरों के साथ, उसको कहते हैं विद लेबर। फिर उसके पहले क्या है? खेतों में, तो इन फील्ड्स कर दिया। तो क्या किया हमने? स्टेप बाय स्टेप। कोई ग्रामर के नियमों की आवश्यकता नहीं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? जो हिंदी का प्रथम शब्द है उसे आप अंग्रेजी का प्रथम शब्द बना दो। जो हिंदी का अंतिम शब्द है उसे फिर आप लाइन टू लाइन पीछे से आगे की ओर बढ़ते हुए आप सेंटेंस को अरेंज कर दो, तो आपका हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप अपने माता पिता के लिए कुछ खरीद सकते हो, इसमें वही काम करना है। आप हिंदी का सब्जेक्ट है, हमने यू बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद हिंदी का अंतिम शब्द क्या है? सकते हो। सकते हो को हमने यहाँ लिख दिया कैन। सकते हो का इंग्लिश होता है कैन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कुछ। कुछ को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, खरीदना। खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं आपके परचेज। उसके बाद आता है कुछ, उसको इंग्लिश में लगा समथिंग। माता पिता के लिए फॉर योर पेरेंट्स। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको जमाया। पहले आप, फिर सकते हो, फिर खरीदना, फिर कुछ, फिर माता पिता के लिए। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे अगले साल अपने मित्रों से मिलना चाहिए। उसे सब्जेक्ट है, तो हमने इंग्लिश बनाई ही। चाहिए, चाहिए की इंग्लिश शुड, क्योंकि चाहिए अंतिम शब्द है। हमारा दूसरा काम क्या होता है? जो हिंदी का अंतिम शब्द होता है हम उसे अंग्रेजी में लेके आते हैं, तो चाहिए का हो गया शुड। इसके बाद देखिए, मिलना, मिलने का होता है मीट। इसके बाद देखिए, मित्रों से हिज फ्रेंड्स। अगले साल नेक्स्ट ईयर। तो हमने क्या किया? स्टेप टू स्टेप हमने इनको सेटअप करने का काम किया। तो उम्मीद करता हूं ये 5 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या होता है कि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है, सर ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल है, तो आपने सेट कर दिया, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करके बताइए। तो विद्यार्थियों, हम आपके लिए एक बड़ा सेंटेंस भी लेकर आए। देखिएगा ध्यान से, एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने देश की खातिर अपनी जान भी युद्ध के मैदान में बलिदान कर सकते हो। मुझे लगता है आप सभी के लिए एक बड़ा सेंटेंस है। अब इसको कैसे सेट करना है वो देखिए आप। इसके अंदर भी वही काम करना है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? आप। तो हमने इंग्लिश बनाई यू। आप देख सकते हैं आपकी यू, ठीक है। उसके बाद इसके अंतिम शब्द की तरफ चलो। हिंदी का अंतिम शब्द क्या है? सकते हो। तो हमने अंग्रेजी में इसको कर दिया ट्रांसलेट कैन के रूप में, क्योंकि सकते हो को इंग्लिश में कहते हैं कैन, ठीक है। अब सकते हो के आगे क्या है? बलिदान करना। तो बलिदान करने को इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस। हमने यहाँ पे इसको तीसरे स्थान पे सेट कर दिया। चलो अब अंग्रेजी में चलते हैं आगे की, सॉरी इसके पीछे की ओर। युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान को अंग्रेजी में कहते हैं बैटलफील्ड। एट द बैटलफील्ड हमने यहाँ पे इसको चौथे स्थान पे सेट कर दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अपनी जान, तो हमने इसको इंग्लिश में कर दिया योर लाइफ। उसके बाद देश के खातिर, फॉर द नेशन। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। देखो बच्चों, चाहे सेंटेंस बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक मेथड आना चाहिए। हिंदी का प्रथम शब्द अंग्रेजी का प्रथम शब्द बनेगा, हिंदी का कर्ता इंग्लिश का कर्ता बनेगा। उसके बाद क्या करना है? हिंदी का जो अंतिम शब्द होता है उसको आप अंग्रेजी में दूसरे स्थान पे लेके आओगे, और फिर उसके बाद हिंदी में जो जो आपके पीछे से दिए हुए हैं वो आपके अंग्रेजी में आगे से पीछे की ओर बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आप हिंदी टू इंग्लिश फॉर्मेट में ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। चलो ये तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब हम सीखने की कोशिश करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। अगर अंग्रेजी का वाक्य दिया हो तो उसे कैसे पढ़ना है, तो जस्ट आपको इसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है, और आप इस मेथड को भी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं, समय न गवाते हैं। दे मस्ट अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। दे मस्ट अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठना चाहिए। देखिए आप इसको ध्यान समझना। दे का मतलब उन्हें, जो अंग्रेजी में था हमने वही काम हिंदी में किया। अंग्रेजी का प्रथम शब्द है वही आपका हिंदी में प्रथम शब्द बनेगा। दे का हमने कह दिया उन्हें। अब इसमें लिखा हुआ है मस्ट। दूसरा शब्द क्या है? मस्ट। मस्ट का मतलब
ये है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, पीछे की तरफ चलना है। जो काम हमने हिंदी के फॉर्मेट में किया था वही काम हम यहां पर करेंगे। अब आपको डायरेक्टली पीछे की तरफ चलना है। तो क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम, इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि अंग्रेजी का अंतिम शब्द हिंदी के दूसरे स्थान पे आएगा। तो इन बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एपीयर, तो हमने इसको अंग्रेजी में सॉरी हिंदी में कर दिया उसको बैठना। और उसके बाद है मस्ट, मस्ट का हिंदी अर्थ है चाहिए, तो हमने इसको हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में लिख दिया मस्ट यानी चाहिए। दोबारा देखिएगा, उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठना चाहिए। तो क्या किया, अंग्रेजी का प्रथम और दूसरा शब्द हिंदी में प्रथम और अंतिम स्थान पे आ रहा है। देखिएगा, दे को हम अंग्रेजी में, दे को हिंदी में लिख रहे हैं उन्हें। मस्ट का हिंदी अर्थ होता है चाहिए, जिसे हम लिख रहे हैं अंतिम, हिंदी के अंतिम स्थान पर। बाकी हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी के पीछे से शुरू हो रहे हैं और उसे हिंदी के दूसरे स्थान से अंतिम की ओर लेकर जा रहे हैं। दोबारा समझिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद माई स्टूडेंट। अब यू है ना, यू को हमने पहले स्थान पर रख दिया, देख रहे हैं आप, यू को पहले स्थान पर रखा आपके रूप में। उसके बाद क्या किया, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, हमने उसको उठा के उसका हिंदी अर्थ कर दिया पीछे, यानी सकते हो। तो कैन का अर्थ हमें पीछे पढ़ना है, और यू जो पहले स्थान पे दिया उसको पहले स्थान रखना है। अब करना क्या है, डायरेक्ट जैसे हमने यू का आप लिख दिया, अब उसके बाद आपको अंग्रेजी के पीछे की तरफ चलना है। पीछे का शब्द क्या है, विद माई स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थियों के साथ। इसको हमने यहां पे हिंदी में दूसरे स्थान पे लिख दिया। उसके बाद क्या किया, इंग्लिश, इंग्लिश हमने यहां पर लिख दी हिंदी में। उसके बाद स्पीक, स्पीक को लिख दिया बोलना, और फिर कैन का मतलब सकते हो हमने लिख दिया लास्ट में। बस हमने कुछ नहीं किया, जो पहले वाला फॉर्मेट था हिंदी टू इंग्लिश, हमने वही फॉर्मेट यहां पर किया है। उसी तरीके से हम इसको वापस ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही विल गो टू सेलिब्रेट पिकनिक विथ हिज पेरेंट्स। ही का वह, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो पहले स्थान पे उसको पहले स्थान पे लिख देना, उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो उसका अंतिम शब्द है विद हिज पेरेंट्स, उसको हम यहां पे हिंदी में दूसरे स्थान पे रख देंगे, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। पिकनिक का पिकनिक हो गया, सेलिब्रेट का मतलब मनाना, गो का मतलब जाना, और विल का मतलब गागेगी। हमने इसको सेट टू सेट कर दिया। क्या किया हमने, पहले को पहले पे रखा, उसके बाद अंग्रेजी में पीछे की तरफ से चले, अंग्रेजी में जो पीछे दिया हुआ है उसको हम हिंदी में आगे लाते गए। इसके अंग्रेजी में पीछे था विद माई पेरेंट्स, हमने बना दिया अपने माता पिता के साथ। उसके पीछे था पिकनिक, हमने लिख दिया यहाँ पिकनिक। उसके पहले था सेलिब्रेट, हमने लिख दिया मनाना। उसके पहले था गो, तो हमने लिख दिया जाना। उसके बाद विल का हिंदी अर्थ होता है गागेगी। तो इस तरह से हम आसानी से इनको भी सेट कर सकते हैं। आप चौथा वाक्य देखिए, राज डोनेट हिज क्लॉथ ऑन हिज बर्थडे टू पुअर चिल्ड्रन। राज को हमने राज की जगह लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अब क्या करना है, अंग्रेजी के पीछे की तरफ चलो। पीछे का सेंटेंस क्या है, टू पुअर चिल्ड्रन, हमने इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया गरीब बच्चों को। उसके पहले क्या है, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, हमने सेट कर दिया। हिज क्लॉथ, अपने कपड़े, हमने आगे सेट कर दिया। डोनेट, वो दान करता है, आगे लिख दिया। इस तरह से ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब हम एक बड़ा सेंटेंस वो भी सीखते हैं, क्योंकि बड़ा भी होना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। प्रदीप सर शुड कंपोज ए स्पोकन बुक फॉर वीक स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड दिस ईयर। बड़ा सेंटेंस है, चलो शुरुआत करते हैं। प्रदीप सर सब्जेक्ट है, तो हमने प्रदीप सर को सब्जेक्ट बना दिया हिंदी में। अब क्या किया, अंग्रेजी के अंतिम शब्द को पकड़ो। तो अंग्रेजी का अंतिम शब्द है स्टूडेंट, पुअर वीक स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड, और उसके बाद लिया दिस ईयर। दिस ईयर लास्ट का वर्ड है, तो दिस ईयर को हमने लिखा इस साल। अंतिम शब्द को हमने हिंदी में दूसरे स्थान पर लेकर आ गए। अंतिम शब्द क्या था, दिस ईयर, तो उसको हमने दूसरे स्थान पर लाके रखा इस साल। इसके बाद क्या है, वीक स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड, यानी 8वीं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए, ये आपका दूसरा शब्द हो गया पीछे से। उसके बाद क्या है, ए स्पोकन बुक, तो हमने यहाँ पे लिखा एक स्पोकन बुक। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कंपोज, यानी बनानी चाहिए, यानी निर्माण करनी चाहिए, और शुड का मतलब चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। तो इस फॉर्मेट में भी क्या है, जो अंग्रेजी में दिया हुआ है
सब्जेक्ट के रूप में, उसे हिंदी के सब्जेक्ट के रूप में सेट करना है। उसके बाद जो अंग्रेजी के अंतिम शब्द में दिया हुआ है, वाक्य के अंतिम शब्द में जो दिया है, उसे आपको हिंदी में सेट करना है दूसरे स्थान पर। फिर पीछे से स्टार्ट होते हुए हमें अंग्रेजी में आगे की ओर बढ़ना है। इस तरह से विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से हिंदी टू इंग्लिश में और इंग्लिश टू हिंदी फॉर्मेट में सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंग्लिश के वीडियो को आप आगे से आगे विद्यार्थियों में स्प्रेड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।